नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जुगांती जगन्नाथम को दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो श्री दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार है, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा दिया जाता है। तेलंगाना सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसकी जो धनराशि होती है 1,00,000 रुपये इसकी धनराशि होती है। तेलंगाना के जो सीएम हैं इनको भी याद रखिएगा। तेलंगाना के जो सीएम हैं रेवंत रेड्डी, उनका नाम है रेवंत रेड्डी हैं। और जो गवर्नर हैं यहाँ के, जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का नाम याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन हैं। सीपी राधा कृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। और तेलंगाना राज्य का गठन भी याद रखिएगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। कितने भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसमें लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया है। विजय अमृतराज को शामिल किया गया है। तो 2 भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को इसमें शामिल किया गया है। और टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये दोनों एशिया के पहले खिलाड़ी हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। हाल ही में किस अनुसंधान संस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का पुरस्कार दिया गया है। और किस श्रेणी में दिया गया है? तो बागवानी विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, बागवानी विज्ञान में उत्कृष्ट या अग्रणीय योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को दिया गया है। और ये किसके द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का पुरस्कार दिया गया? तो जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया गया है, तो इनको भी याद रखिएगा। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, केरल में यह स्थित है। केरल में कहाँ पे? तो कोझिकोड में स्थित है। कोझिकोड में स्थित है। कोझिकोड केरल में स्थित है। और कोझिकोड जब नाम आता है तो आपको याद होना चाहिए कि कोझिकोड को यूनेस्को का साहित्य शहर घोषित किया गया। ये भी याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर कौन है घोषित किया गया है? कोझिकोड। साहित्य शहर घोषित किया गया है कोझिकोड को। जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, इसका ये कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। इसको भी याद रखिए, लखनऊ में है। जबकि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। कानपुर में है। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर में है, तो इसको भी याद रखिए। ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में खोला गया है। लखनऊ का जो संजय गांधी जो पीजीआई हॉस्पिटल है, वहीं पे खोला गया है। तो लखनऊ कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये भी याद रखिए। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उनको भी याद रखिए, योगी आदित्यनाथ हैं। और जो वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनको भी याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है, स्विस ओपन गस्टार्ड पुरुष युगल 2024 का खिताब के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूकी भावरी और अल्बानो ओलिवेटी। ये दोनों पुरुष युगल का खिताब जीते हैं। स्विस ओपन गस्टार्ड पुरुष युगल का खिताब किनके नाम किया गया है? मतलब कौन जीते हैं? तो यूकी भावरी और अल्बानो ओलिवेटी जीते हैं। जो यूकी भावरी हैं ये भारत की हैं, और जबकि अल्बानो ओलिवेटी जो हैं फ्रांस की हैं।
ये फ्रांस के हैं। और यूकी भाभरी कहाँ के हैं? तो ये भारत के हैं। ये यूकी भाभरी का ये तीसरा एटीपी है, इसे भी याद रखिएगा, तीसरा एटीपी ये था। और इन्होंने किसको हराया था इसमें? तो फेब्रिस मार्टिन और यूगो हम्बर्ट की जोड़ी को हराकर स्विस ओपन गस्टार्ड युगल पुरस्कार युगल का खिताब जीता था 2024 वाला। जो 23 का कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड में इसका आयोजन हुआ था। स्विट्ज़रलैंड का जो गस्टार्ड शहर है, गस्टार्ड शहर में इसका आयोजन होता है, उसी के नाम पे स्विस ओपन गस्टार्ड इसका नाम रख दिया गया है। और इसमें जो पुरुष एकल का खिताब जीता है तो उनको भी याद रखिएगा, माटेओ बेरेटिनी के द्वारा जीता गया है। माटेओ बेरेटिनी के द्वारा पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। स्विस ओपन गस्टार्ड का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो माटेओ बेरेटिनी के द्वारा जीता गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। इनको याद रखिएगा। जो पैटन और हेलियोवारा हैं, इनको याद रखिएगा। ये विंबलडन, जो अभी हाल ही में विंबलडन हुआ था, विंबलडन जो हुआ था, विंबलडन 2024 में पुरुष युगल में इन्होंने खिताब जीता था, पैटन और हेलियोवारा के द्वारा जीता गया था। उसमें जो विंबलडन है, विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया था। कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया था। और किसको कार्लोस अल्कराज ने हराया था? तो नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज ने। महिला एकल का अगर पूछा जाए कि विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो इनको भी याद रखिएगा, बारबरा क्रेजिस्कोवा के द्वारा जीता गया है। क्रेजिस्कोवा के द्वारा महिला एकल का खिताब जीता गया है विंबलडन 2024 का। अगला प्रश्न है, भारत सरकार यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितनी धनराशि का योगदान देने की घोषणा की है? तो भारत सरकार के द्वारा $1 मिलियन की धनराशि का योगदान देने का घोषणा किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में जो विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की जो बैठक हो रही है, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में ये हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और वहीं पे इस धनराशि की घोषणा की गई। तो इसको याद रखिएगा। जो यूनेस्को है, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका हेड क्वार्टर है पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है मनोज सोनी। यूपीएससी के अध्यक्ष थे, अपने कार्यकाल से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यूपीएससी को हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। और यूपीएससी जो है यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। और इसका जो उल्लेख है संविधान में कहाँ पे है? तो भाग 14 में। और अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो 315 से लेकर 323 तक में इसका वर्णन मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन कहाँ से कहाँ तक? 315 से लेकर 323 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है और भाग 14 में इसका वर्णन मिलता है। जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किसके द्वारा हटाए जाएंगे? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जाते हैं। इनकी जो कार्यकाल होता है तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाता है वही होता है। तो या तो 6 साल इनका कार्यकाल रहेगा, नहीं तो इनकी आयु 65 वर्ष तक का कार्यकाल रहेगा। और जो इनकी योग्यता की पात्रता है, योग्यता की पात्रता में ये कहा गया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का सरकारी सेवा में कार्य करने का अनुभव रहा हो, यही इनकी योग्यता की पात्रता है। जो इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जैसे 315 में क्या कहा गया है? तो 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन की बात की गई है। 316 में क्या कहा गया है? तो यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल की बात की गई है।
316 में, जबकि 317 में यूपीएससी के सदस्यों के नियुक्त बर्खास्तगी या निलंबन की बात की गई है, और 318 में यूपीएससी के सदस्यों के शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो एक बार और देखिए, 315 में क्या है, अनुच्छेद 315 में संघ या राज्य के लोक सेवा आयोग का गठन, 315। 316 में यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल है, जबकि 317 में क्या है, तो यूपीएससी के सदस्यों की बर्खास्तगी, उनका निलंबन है, और 318 में उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसके टीकाकरण को रिकॉर्ड करने के लिए ऑनलाइन टीकाकरण पोर्टल यूविन लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छोटे बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं के लिए है ये। जो छोटे बच्चे कितने, 6 वर्ष तक के, 6 वर्ष तक के छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं के जो टीकाकरण कार्यक्रम होता है उसको रिकॉर्ड करना है पोर्टल यूविन के तहत। इसका सही आंसर है छोटे बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को इसके तहत रिकॉर्ड करना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया था। जो गणितीय ओलंपियाड होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड होता है, यह हाई स्कूल के छात्रों के लिए गणित विषय पर वैश्विक स्तर पर यह आयोजित किया जाने वाला एक चैंपियनशिप प्रतियोगिता है, और जो इस बार का जो हुआ है यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, और ये 65वां था। भारत की तरफ से इसमें 6 विद्यार्थियों ने, 6 सदस्यीय टीम कह सकते हैं, ने भाग लिया था, जिसमें से 4 स्वर्ण जीता और एक ने रजत जीता था, और जबकि एक जो विद्यार्थी था उसको ऑनरेबल मेंशन में शामिल किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, 4 स्वर्ण जीते गए थे भारतीय विद्यार्थियों के द्वारा। इसमें जो पहले नंबर पे था अमेरिका था, और दूसरे नंबर पे था चीन, और तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया था, तीसरे नंबर पे था, और चौथे नंबर पे भारत था। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा था? चौथा स्थान था। भारत का स्थान कौन सा था? इसमें चौथा स्थान था। तो इसे भी याद रखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड है, इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी 1959 में, याद रखिएगा 1959 में, और ये रोमानिया में हुआ था। रोमानिया में पहली बार इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? रोमानिया में हुआ था 1959 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए रैमसेस मिशन की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपोफिस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए रैमसेस मिशन की घोषणा की गई है। जो रैमसेस है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी होता है। रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, इसका फुल फॉर्म है। और ये रैमसेस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और किसके अध्ययन के लिए? तो क्षुद्र ग्रह है अपोफिस, उसके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। क्षुद्र ग्रह जो अपोफिस है, ये अप्रैल 2029 में पृथ्वी से बहुत करीब से गुजरेगा। पृथ्वी की सतह से लगभग 31,860 किलोमीटर की दूरी पर गुजरेगा। तो उसी के अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। जो ओरिसिस अपेक्स है, ये भी अपोफिस के अध्ययन के लिए ही लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह की जो पेटी होती है, मंगल ग्रह, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में इनकी पेटी पाई जाती है। बृहस्पति ग्रह के बीच में इसकी कक्षाओं के बीच में पेटी पाई जाती है। किन 2 ग्रहों के बीच में? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रहों की संख्या कहाँ पे ज़्यादा है? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी का बाघ नख किस देश से भारत लाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम से लाया गया है। और ये यूनाइटेड किंगडम के जो लंदन में स्थित एक म्यूजियम है, लंदन में जो म्यूजियम है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, वहीं पे ये रखा गया था। तो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में जो रखा गया था शिवाजी का बाघ नख, वहीं से लाया गया है और इसको 3 साल के लिए लोन पर लाया गया है। 3 साल के लिए लोन पर लाया गया है। और कहाँ पे रखा गया है? तो सतारा म्यूजियम में रखा गया है, जो महाराष्ट्र में है। सतारा म्यूजियम में इसको रखा गया है। 3 साल के लिए, याद रखिएगा, लोन पर लाया गया है। और कहाँ पे था ये? तो लंदन में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में था। हाल ही में PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कृष्णन को चुना गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, संजीव कृष्णन को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात सरकार के द्वारा श्रमिक बसेरा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे जो मजदूर हैं, उनके लिए आवास सुविधा प्रदान किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। और गुजरात के CM को भी याद रखिएगा। गुजरात के CM कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं। भूपेंद्र पटेल हैं गुजरात के CM। और जबकि यहाँ के जो राज्यपाल हैं, उनको भी याद रखिएगा, आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं और भूपेंद्र पटेल जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोलो मार्केज को बनाया गया है। मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। मनोलो मार्केज स्पेन के रहने वाले हैं, बार्सिलोना स्पेन के रहने वाले हैं। जो मनोलो मार्केज हैं, इनको AIFF के द्वारा, जो भारतीय फुटबॉल संघ है, उसके द्वारा मुख्य कोच इनको घोषित किया गया है भारतीय फुटबॉल टीम का। तो जो AIF है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसको भी जान लीजिए कि इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को की गई थी इसकी स्थापना। और इसका जो अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में, कल्याण चौबे उनका नाम है। कल्याण चौबे को इनके अध्यक्ष हैं, कल्याण चौबे। इनको भी याद रखिएगा। जो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप होता है, जो 2022 में हुआ, इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन बना था? तो विजेता अर्जेंटीना बना था। और किसको हराया था? तो फ्रांस को हरा के अर्जेंटीना इसको विजित किया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 को। और ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो कतर में इसका आयोजन किया गया था। पहली बार किसी खाड़ी देश में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी याद रखिएगा। जो लेंथ और ब्रेथ इसका रेशियो होता है 3:2 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 3:2 होता है। और जो इसमें धर्म चक्र है, उसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये पिंगली वेंकैया के, पहली बार किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को बनाया गया था। इसमें आपको इससे संबंधित जो कानून बनाए गए हैं, जैसे कि 1971 में एक कानून बनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को लेके, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने और उसको प्रदर्शित करने को लेके 1971 में जो बना था, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम लाया गया था 1971 में। और एक लाया गया था राष्ट्रीय ध्वज संहिता, 2002 में लाया गया था। तो जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है, इसमें 2 बार संशोधन किया गया। 2021 में संशोधन किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज को कहा गया कि मशीनों से बनाने के लिए अनुमति दी गई। तो राष्ट्रीय ध्वज को मशीन से बनाने की अनुमति दी गई। और जो 2022 में इसमें संशोधन किया गया, उसमें जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको दिन और रात दोनों समय फहराने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा।
जो 22 जुलाई है इसी दिन मैंगो दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, 22 जुलाई को ही मैंगो दिवस भी मनाया जाता है। T20 क्रिकेट में भारत में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो अभी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर बनी है। ये अभी जो श्रीलंका में चल रहा है, श्रीलंका के दाम्बुला स्टेडियम में खेला जा रहा है, एशिया महिला क्रिकेट चल रहा है इस समय। कहाँ पे? तो ये श्रीलंका में खेला जा रहा है, तो वहीं पे ये उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। श्रीलंका के कौन सा स्टेडियम? दाम्बुला में खेला जा रहा है। कौन सा कप हुआ है? तो एशिया क्रिकेट खेला जा रहा है, महिला एशिया क्रिकेट खेला जा रहा है श्रीलंका में, श्रीलंका के दाम्बुला स्टेडियम में। तो सबसे ज़्यादा T20 में भारत में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत कौर, पहले नंबर पे हैं। हाल ही में PR श्रीजेश ने ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी से संबंधित है। वो हॉकी के गोलकीपर रहे हैं, जो PR श्रीजेश हैं गोलकीपर थे हॉकी में। तो ये जो ओलंपिक 2024 होगा उसके बाद ये संन्यास ले लेंगे, तो याद रखिएगा इसको। जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं इनको भी याद रखिएगा। हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं कौन है? दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, इनको याद रखिएगा। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो भी कौन है? हॉकी ही है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी है। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जो हॉकी का जो मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई जो लेंथ होता है 91.44 मीटर का होता है, जबकि जो वृत्त होता है, चौड़ाई जो होता है 50 से 55 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में NCERT ने हड़प्पा सभ्यता का नया नाम क्या दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका नाम दिया गया है NCERT में। और इसको कहाँ पे लिखा गया है? तो ये कक्षा 6 की जो किताब है, कक्षा 6 की जो पुस्तक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसी में इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। जो NCERT है, NCERT का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, ठीक है, 61 में की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, तो इसको भी याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस एक भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय हैं जिनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। जो अभिनव बिंद्रा हैं इनको 2008 में इन्होंने जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में, जो पुरुषों की जो व्यक्तिगत स्पर्धा थी 10 मीटर एयर राइफल में, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो इसको भी याद रखिएगा। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था 2008 में। और किस खेल में? तो एयर राइफल, 10 मीटर के एयर राइफल में इन्होंने जीता था। जो युवा मामले और खेल मंत्री हैं इनको भी याद रखिएगा, उनका नाम डॉक्टर मनसुख मांडविया है। मनसुख मांडविया युवा मामले और खेल मंत्री हैं। जो अभिनव बिंद्रा हैं इनकी जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, कई बार पूछा गया है। ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री है, ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री इनकी ऑटोबायोग्राफी, ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि जो भी पर्यटक वाहन होंगे वो कचरा बैग अपने साथ लेकर जरूर आएंगे। और सिक्किम के CM का भी नाम याद रखिएगा, प्रेम सिंह तवांग है। प्रेम सिंह तवांग सिक्किम के CM हैं, जबकि यहाँ के जो गवर्नर हैं उनको भी याद रखिए। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। लक्ष्मण प्रसाद
आचार्य हैं, यहाँ के गवर्नर हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिगोबर्टा मेंचू तुम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो रिगोबर्टा मेंचू तुम हैं, ये ग्वाटेमाले के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ग्वाटेमाले के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इनको याद रखिएगा। रिगोबर्टा मेंचू तुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 2019 का जो पुरस्कार मिला था, इसके पहले जो एक 2019 में जो पुरस्कार मिला वो दलाई लामा को दिया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च कर पहली बार भारत में किसी राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो राज्य है उत्तराखंड है। और यह जो GEP है यानी सकल पर्यावरण उत्पाद है, ये पारिस्थितिकी स्थिति को मापने हेतु एक मूल्यांकन प्रणाली है। और इसके अंतर्गत जो 4 प्राकृतिक संसाधन हैं कौन कौन से, जैसे वायु, जल, वन और मिट्टी, इन 4 प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य दिया जाएगा इसके तहत। उत्तराखंड के CM का नाम याद रखिएगा, पुष्कर धामी है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह हैं, इनको भी याद रखिएगा। फेडरल बैंक के MD और CEO किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है KV सुब्रमण्यम को बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जो श्याम श्रीनिवास हैं, इन्हीं के स्थान पे KV सुब्रमण्यम को MD और CEO बनाया गया फेडरल बैंक का। जो फेडरल बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन उस समय इसका नाम त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड था और इसका नाम 1949 में फेडरल बैंक लिमिटेड कर दिया गया और 1970 में इसको वाणिज्यिक अनुसूचित बैंकों में इसको शामिल कर दिया गया था। इसका जो मुख्यालय है कोच्चि में है, कोच्चि केरल में इसका मुख्यालय है, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विभूति भूषण नायक को बनाया गया है। ICMAI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि जो TC श्रीनिवास प्रसाद हैं, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। जो ICMAI है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, यानी हिंदी में कहते हैं भारतीय लागत लेखाकार संस्थान है। यह एक केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, यह सांविधिक निकाय है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 28 मई 1959 को की गई थी। इसकी स्थापना 28 मई 1959 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है, तो इसको भी याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।